तो चलिए बच्चों, 9th क्लास का केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर चुके थे और आप लोग को बताया था कि 4 ही चैप्टर आप लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर पढ़ना है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड थ्योरेटिकल टाइप का है और काफ़ी ईजी भी है, तो इसको समझना काफ़ी आसान है। आप क्लास में ही सारा कुछ समझ जाए कि आपको घर पर ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग को अभी फिलहाल पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि मैटर क्या होता है और जो मैटर हमारे अराउंड अस है उसके बारे में जो स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये सारा इंटर कन्वर्सन के बारे में कुछ पढ़ना है। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टी को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में, एक को इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ का आप खुद से अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आपको दे दिए हम यहाँ पे, लेकिन आप लोग खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव हो। जैसे आप कलर देख लीजिए, आप कलर ऐसा देखें कि आप लीफ का कलर ग्रीन होता है, क्या वो इन्वायरमेंट में चेंज होने से लीफ का कलर बदल जाता है? नहीं, उसका कलर कांस्टेंट रहता है। तो सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ने यहाँ पे चार्ट बनाए, कुछ एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, कुछ एक्सटेंसिव है। जैसे इंटेंसिव के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। इंटेंसिव में देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर, कलर, प्रेशर, डेंसिटी, ऑर्डर, लस्टर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस। बात आप लोग समझ गए? ये सब प्रॉपर्टी जो आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। समझे बात कि नहीं? ध्यान में आपको आ जाएगा। समझे कि आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का नहीं बदलता है, चाहे 1 ग्राम वाटर ले या 100 ग्राम वाटर ले, वहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण से कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव नाम से ही पता चल जाएगा कि जो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास के बारे में आप लोग पढ़ेंगे भी आगे। मास है, वेट है, मास और वेट में क्या अंतर है आप लोग पढ़ेंगे फिर से। वॉल्यूम, लेंथ, ये सब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सब जो बच्चों हुआ ये एक्सटेंसिव है और ये सब क्या है बच्चों, इंटेंसिव है। ठीक है बच्चों, तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का आप लोग ये चार्ट है, लगभग चार्ट क्या इसका एग्जाम्पल है, इसको आप देख लेंगे एक बार, आपको ध्यान में आ जाएगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में कैसे डिफरेंस पता करें, और आप इजीली बता सकते हैं कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। किसी को परेशानी है? पिछला क्लास में हम लोग शुरुआत किए थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट, टेम्परेचर। थोड़ा जानकारी हम लोग को लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जानकारी है। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे पढ़ेंगे ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल ऑफ मैटर, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर, जो आप पिछला क्लास में पढ़े थे। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, डिग्री केल्विन, और उसका एक्सप्रेस फ़ारेनहाइट में भी कभी करते हैं और सेल्सियस में भी करते हैं, और सारे में हम लोग रिलेशन भी देखे थे कि नहीं देखे थे। तो चलिए बात आप लोग समझ गए। हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम टेम्परेचर के बारे में बात किए थे थोड़ा सा, जिसके बारे में तब बात करना हो थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसके बाद इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट्स में चलेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों देख लिए होंगे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्या बच्चों, टेम्परेचर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डिफिनीशन हम लोग देख चुके थे और टेम्परेचर का यूनिट हम लोग देख चुके थे, डिग्री केल्विन, जो होता है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग डिग्री केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज होते रहता है कभी। तो सारा का इंटर कन्वर्सन आपको मालूम है। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप देखेंगे और आप लोग ऑप्शन भी मारने का प्रयास करेंगे। कन्वर्ट ऐसे लिखा था, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, ए ऑप्शन 200, बी ऑप्शन 210, सी ऑप्शन 212, डी ऑप्शन 214। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है बच्चों, सीनियर के एग्जाम में भी आते रहता है, आप देखेंगे। तो ये क्या है, आपको क्या कर रहा है, कन्वर्ट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखिए, बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी आदमी क्या जानते हैं, सेल्सियस में, और ऑप्शन में यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 100 भी दे दें, है कि नहीं, तो और भी कंफ्यूजन में आप आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, व्हाट इज द
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ध्यान नहीं दिए तो प्लस 100 आएगा, सबको याद रहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100, लेकिन 100 क्या होता है डिग्री सेल्सियस। हम लोग को क्या चीज़ में बदलना है, फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला बताइए, सोल्यूशन, उसके बाद ऑप्शन छेकेंगे। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। बताइए C कितना है, नहीं पता। C पता है ना, सेंटीग्रेड, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल कितना डिग्री से होता है 100 डिग्री सेल्सियस बाई 5 बराबर F माइनस 32/9। 100/5 कट जाएगा 20, तो 20 बराबर F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, 20 इंटू 9 180 बराबर F माइनस 32। तो F बराबर कितना हो जाएगा 180, इधर आएगा तो प्लस 32, F बराबर 212। इसका मतलब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया 212। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना याद रखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। या इसका मतलब क्या सीखे, चलो अब बता दो, वाटर का वाटर बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट को ये लड़का ऑप्शन मार सकता है 100 डिग्री सेल्सियस, सही है, सेल्सियस में सही है। दूसरा ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी सही है, बात समझ गए। थर्ड ऑप्शन बच्चों, थर्ड ऑप्शन केल्विन में हो सकता है, 100 में 273 जोड़ दीजिए, वही ना होता है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 273, सेल्सियस में 273 जोड़ देते तो केल्विन में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब तीनों बोल सकते हैं, तीनों तो इक्विवेलेंट ही है, सिर्फ यूनिट अलग अलग है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 373 डिग्री केल्विन, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो सब सही माना जाएगा। किसी को परेशानी है तो ये हो गया क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे कुछ के क्वेश्चन, ये छोटा मोटा बात आते रहता है एग्जाम में, आपको अगर ध्यान रहे, कन्वर्ट करना रहे, तो आप लोगों को थोड़ा बता दिए कि आपको ध्यान में रहे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये आप लोग ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, आप लोग सीखे होंगे, चलिए बना भी लेंगे आप लोग, इससे आपका न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा सही हो रहा होगा। चलिए अब एक आता है, जैसे आप लोग समझेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का क्या है बच्चों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जनरली माना जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ड्यू टू सम इजी कैलकुलेशन हम लोग लेते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम लोग बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग मानते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जैसे 98.4 होता है, कैलकुलेशन के लिए 98.6 ले रहा है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है बॉइलिंग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसको अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में और सेल्सियस में, समझ रहे, तो फ़ारेनहाइट में दिया तो पहले सेल्सियस में बदलिए, तो क्या हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें, F माइनस 32/9। C बताइए, C पता है क्या, नहीं C नहीं पता। F कितना है 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए, F हो गया 90, C/5 98.6 माइनस 32/9, C/5। अब इसको क्या करें, 98.6 में से 32 चला गया था, घटा लो यहाँ पे 98.6 32.06 और 2 में 66.6 इंटू 9, देख सकते हैं, इंटू 9 इतना हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9C बराबर 66.5 इंटू 5, 9C बराबर कितना हो जाएगा 66.5 इंटू 5, तो 9C बराबर, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा घर पे, थोड़ा समय कम है इसके कारण से हम कर दे रहे हैं, तो देख लीजिए आपको 66.5 इंटू 5 हो जाएगा 332.5, तो C बराबर हो जाता है 332.5 बाई 9 इज इक्वल टू 36.94। कितना आ रहा है बच्चों 36.94, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लीजिए 98.6 C/5 मिला लेंगे F माइनस 32/9, तो C/5 98.6 लिख दिए यहाँ पर, 32 इसमें से घटा दिए तो 8 में से 3 के यहाँ पर मिला लेंगे 98.6 और 32.0, ठीक तो है, 6 8 में से 2 गया 6, 9 में से 66.6। ठीक है बच्चों, तो 66.6 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से 66.5 66.6 नहीं बच्चों, यहाँ पे 66.6 है, यही पे तो गलती की है, 66.6 है बच्चों, 66.6 इंटू 5, तो हम लोग कर लेते हैं
66.6 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 333। कितना हो जाएगा 9c बराबर 333, तो c बराबर हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाई 9, एक कट जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 9 3 37, कितना हो जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिग्री हो गया बच्चों, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस लिखा जाए, सही है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाए, सही है। अगर केल्विन में बदलेगा 37 डिग्री सेल्सियस को कितना होगा केल्विन में 273 जोड़ देंगे, तो 273 प्लस 37 जोड़ लीजिए, 273 37 7 3 10 7 3 10 1 11 310, तो कितना हो गया बच्चों 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें सर, इससे हम आपको सिखाना चाहते हैं कि सारा रिलेशन जो है सारा इक्विवेलेंट ही है, तो आप कोई भी ऑप्शन में मिलेगा आप लोग मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है। अब बताइए कोई आदमी पूछे आपसे माइनस, जैसे इसमें देख लेते हैं, चलो इसको मिटा दें पहले, ये तो समझ गए। चलिए बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप लोग निकाल लेंगे इजीली। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 डिग्री फ़ारेनहाइट में 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप लोग निकाल लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी आप लोग निकाल लिए, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, समझे। और मान लो सपोज यहाँ पे आता है कन्वर्ट, मान लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, बताइए तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग जानते हैं डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, पता है कि नहीं, डिग्री सेल्सियस इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस -40 प्लस 273, तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273 में से 40 घटा लीजिए 233, 40 हाँ 30 70 233 प्लस में, तो डिग्री केल्विन को ना 233 डिग्री केल्विन -40 डिग्री सेंटीग्रेड ना 233 डिग्री केल्विन, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में बात। क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। किसी को परेशानी है तो बताइए, टेम्परेचर के बारे में हम लोग सीख गए कि टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर किस में है सब समझ गए होंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन कैसे कैसे निकालते हैं, इंटर कन्वर्शन आपको मालूम होना चाहिए। कुछ डाटा 0 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन बनेंगे 273 केल्विन बोलेंगे, 0 प्लस 273 273, तो इस तरह का बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी था टेम्परेचर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बराबर इधर उधर आते रहता है, इसलिए टेम्परेचर के बारे में पढ़ें। दूसरा आता है बच्चों, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे नाम लिखा होगा वहाँ पे डेंसिटी, क्या होता है बच्चों डेंसिटी, क्या आता है डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप लोग पढ़ेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया मास बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कह सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझ गए। और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, इस तरह का इन्वर्सन रिलेशन है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का है, तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताइए यूनिट के बारे में बात, तो यूनिट देख लीजिए, यूनिट आप देख लीजिए, यूनिट क्या मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस में अगर उपयोग कीजिएगा तो एक और यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है ग्राम और वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर के जगह पे क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml, क्या होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है क्या 1 ml, जिसको हम एक और बात लिख सकते हैं, और ग्राम पर ml, ग्राम पर ml क्या हो जाता है ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी का यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डेंसिटी का बारे में जाने, डेंसिटी ऐसे आपको टर्म जानना है, डेंसिटी कैसा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक और परिभाषा होता है डेंसिटी का, जैसे मान लीजिए परिभाषा नहीं पहचानने का तरीका होता है एक्सटेंसिव का या इंटेंसिव का, कि डेंसिटी क्या है रेशियो है मास और वॉल्यूम का, किसका रेशियो है मास और वॉल्यूम का। और मास भी देखिए, मास भी एक्सटेंसिव है, मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, देख लेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों अगर दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसका रेशियो हो तो ये पक्का इंटेंसिव होगा, पक्का कैसा होगा इंटेंसिव होगा।
समझ बात कि नहीं। तो मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो है। अगर दोनों एक्सटेंसिव है उसका रेशियो, तो कैसा आंसर आ जाएगा, इंटेंसिव आएगा। इसीलिए डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत। चलिए, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग डेंसिटी का पढ़ाई किए। डेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग हमेशा याद रखें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ध्यान में रहेगा आप लोग को। तो चलिए, इसी से रिलेटेड इसको मिटाते हैं और एक अच्छा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आप सीखेंगे कि कैसे होता है। देख लीजिए, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। हो सकता है कि डेंसिटी का यूनिट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अभी तो पता है डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml, वही तो है ग्राम पर ml। ठीक है। एंड ठीक है बच्चों, एंड मास, मान लीजिए यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 120 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 120 ग्राम। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन, एक छोटी बात मतलब सिखाने के लिए आप लोगों को कैसे लिखते हैं, क्योंकि 11 वालों का तो बराबर यूज होते रहता है, लेकिन आप लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में आप बताइए। अभी हम लोग पढ़ा है डेंसिटी, जो दिया हो उसको उतारिए। डेंसिटी कितना दिया हो बच्चों, 2 ग्राम पर ml, ऐसे ही ना लिखेंगे 2 ग्राम पर ml, और जैसे लिखा हो वैसे ही लिखे। और मास कितना दिया हुआ है, मास 120 ग्राम। मास कितना दिया है, 120 ग्राम। डेंसिटी और वॉल्यूम निकालना है। अभी तो हम एक रिलेशन पढ़े थे, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। उतार दीजिए रिलेशन। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। जो सामान दिया हुआ है उसको रखिए, जो नहीं दिया हुआ उसको निकालना होगा। तो डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया, वॉल्यूम निकालना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डी वी बराबर एम। डी वी बराबर क्या हो जाएगा, एम। तब वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम बाई डी। वी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एम बाई डी। हो गया नहीं होगा, वी बराबर हो जाएगा एम बाई डी। मास कितना है देख लो, 120 ग्राम। 120 ग्राम। और डी कितना है, 2 ग्राम पर ml। 2 ग्राम पर ml। बात समझ गए। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 से कितना टाइम 60, आई ml ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 ml। तो वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का, 60 ml। बात समझ गया। वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का, 60 ml। देख रहे हैं, काटे और यूनिट को भी देखें, यूनिट देखते रहे अपने आप। अब बताइए वॉल्यूम अगर मान लीजिए केजी में आता था, मानते नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं ml, ग्राम से ग्राम कट गया है और ml ऊपर चला गया तो ml, तो वॉल्यूम सही बात है, ml में तो आंसर हो सकता है। अगर आपसे यही पूछे कि वॉल्यूम को हमको लीटर में बताइए, तो बताइए वॉल्यूम कितना आया था, 60 ml। वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 60 ml। अगर इसको लीटर में बदलना है तो 60/1000 लीटर। 1 0 से 1 0 कट गया, 3/50। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/50 लीटर। बात समझ गए। तो यही क्वेश्चन जैसे छोटा न्यूमेरिकल है कि नहीं। तो छोटा न्यूमेरिकल आप देखे होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दे दिए थे और मास दे दिए थे, आपसे वॉल्यूम पूछे, फॉर्मूला लगाया, चुपचाप आंसर आया ml में। अगर लीटर में पूछता है तो 3/50 ml। कितना से डिवाइड मार देंगे, 1000 से डिवाइड मार देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है, याद रखेंगे 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ml। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में तो आप ml में बदल सकते हो, क्योंकि सारा हिसाब हम लोग ml में करते हैं। बराबर देखते होइएगा, 1 ml 1000 ml दूध ले लो, ऐसा होता है ना। तो ml का उपयोग ज़्यादा होता है, इनका सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक रिलेशन पता है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हुआ डेंसिटी। क्या हो गया बच्चों, डेंसिटी। ये सब जानना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है, कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात समझ गए। कैसे न्यूमेरिकल छोटा मोटा करते हैं, ऐसे करते हैं। टेम्परेचर क्या है, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर। समझ रहे बात। उसका यूनिट क्या है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। यही सब बात आपको 9th 10th तक ध्यान रखना है, कि छोटी मोटी बातों को ध्यान रखें, जिससे कि 11 और 12 में आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा रहे और बेसिक ना पढ़ना पड़े। बात समझ। यही सब बेसिक है जो 9 10 में बच्चा लोग उतना ध्यान से नहीं पढ़ता है। बात समझ गए। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये हुआ। ठीक है बच्चों, डेंसिटी हुआ। क्या अगला है, कलर। तो कलर इज यूनिवर्सल। कलर यूनिवर्सल होता है कि नहीं, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है कलर। और कलर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इन्वायरमेंट पे बदलता नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज होता है तो कलर चेंज होता है नहीं। तो कलर को हम लोग कैसा प्रॉपर्टी मानते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानते हैं। तो कलर भी कैसा है, इंटेंसिव। ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में सुनेंगे। ऑर्डर मतलब सुगंध। सुगंध भी किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, हम लोग सुगंध को भी रखते हैं किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, हम लोग रखते हैं
इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर ऑर्डर, जैसे ऑर्डर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड में है तो ऑर्डर कम होगा, और लिक्विड और गैस फेज में होगा तो ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखते होंगे लिक्विड और गैस का सुगंध ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन विद सॉलिड, समझेंगे ना। तो उसके बारे में सीखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ ये सीख रहे हैं कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। अगर कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, उसका यूनिट क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन सीख रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे छोटा मोटा बात आप उसको बता सके। बात आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम लोग, और कलर हो गया, जैसे कलर हुआ, ऑर्डर, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। कलर अभी लोगों को टेम्परेचर पढ़ लिए, डेंसिटी पढ़ लिए। कलर नॉर्मल बात है, कलर इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, यूनिवर्सल होता है, ये कभी बदलता नहीं है इन्वायरमेंट के चेंज होने से, ठीक है। और अभी पढ़े ऑर्डर, ऑर्डर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, लिक्विड और गैस फेज में ऑर्डर ज़्यादा होता है, और सॉलिड फेज में ऑर्डर थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, ये सब प्रॉपर्टी है। और बाकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे। बस प्रेशर है, थर्मल कंडक्टिविटी है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हार्डनेस है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप जानते ही है। लेकिन डिवीजन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर में हम लोग सारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से रहिए, बाय।